नमस्कार दोस्तों, साल 1945 5 दिसंबर को दोपहर के 2:10 पर यूएस नेवी के 5 टॉरपीडो बॉम्बर विमान फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं। इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 90। अपना एक 3 घंटे का रूटीन ट्रेनिंग मिशन करने, यानी कुछ ऐसी स्पेशल उड़ान नहीं थी, ये अपने रेगुलर ट्रेनिंग मिशन को कंडक्ट करने के लिए ये उड़ान भर रहे थे। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर थे जिन्हें लीड किया जा रहा था एक फ्लाइट लीडर के द्वारा, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट और एक और वेटरन भी हैं। 5 प्लेन उड़ान भर के ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं फ्लोरिडा के। सब कुछ नॉर्मल चलता है, मौसम काफ़ी साफ है, लेकिन उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इनके कंपस में प्रॉब्लम आ रही है। इनका कंपस काम करना बंद कर देता है। अपना बैकअप कंपस निकालते हैं लेकिन बैकअप कंपस भी काम करना बंद कर देता है। इन्हें पता नहीं कि इनका पोजीशन कहाँ पर है एक्चुअली में। बाकी प्लेन के पायलट से पूछते हैं, उनके भी इंस्ट्रूमेंट मेल फंक्शन करने लग जाते हैं। स्क्वाड्रन लीडर का नाम है एलटी चार्ल्स टेलर। कंपन खराब होने के बाद काफी कंफ्यूजन सी मैसेज सुनने को मिलते हैं रेडियो से। टेलर कहते हैं, Both my compasses are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. मौसम अब धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। शाम के 4:56 पर टेलर को लगता है कि उनका विमान एक्चुअली में गल्फ ऑफ मेक्सिको के ऊपर पहुंच चुका है, इसीलिए अब उन्हें ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। इसीलिए अब वो बाकी अपने सारे प्लेन्स को कमांड देते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए, लेकिन कुछ फ्लाइट में क्रू मौजूद है जिन्हें लगता है कि वो एक्चुअली में अभी ईस्ट में ऑलरेडी हैं, उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। इस ऑर्डर के एकदम बाद उनमें से एक प्लेन से एक रेडियो ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है, Damn it, if we could just fly west, we would get home. Head west, damn it. यानी बाकी क्रू मेंबर को शक है कि एक्चुअली में उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए वापस घर लौटने के लिए, लेकिन मौसम बिगड़ता रहता है, सूरज ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है। इस वक्त माना जाता है कि ये प्लेन एक्चुअली में 370 किलोमीटर ईस्ट में था फ्लोरिडा के। शाम के 7:04 पर टेलर के तरफ से आखिरी मैसेज आता है, All planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. We all go down together. और इसके बाद ये पांचों के पांचों प्लेन हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज के दिन तक इस प्लेन के बारे में हम नहीं जानते कि कहाँ गया या इनके साथ क्या हुआ। फ्लाइट 90 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है 13 लोगों के क्रू मेंबर के साथ। इनका मिशन है इस फ्लाइट 19 को ढूंढना। ये ढूंढने निकलते हैं और ये भी गायब। पहले फ्लाइट 90 के 14 लोग गायब और अब इस मरीन सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट के 13 लोग गायब। इसके बाद कई दिनों तक एक बहुत ही बड़ा ईयर एंड सी रिसर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है। उस समय का वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्च ऑपरेशन इन दोनों फ्लाइट को ढूंढने के लिए, लेकिन कोई अता पता नहीं चलता, ना तो कोई बॉडी मिलती किसी की, ना ही एयरक्राफ्ट का कोई टूटा हुआ हिस्सा, एकदम गायब। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जहां पर ये दोनों लेंस गायब होते हैं उस एरिया को आज के दिन हम बरमुडा ट्रायंगल नाम से जानते हैं। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. बरमुडा ट्रायंगल बताया जाता है समुद्र का एक बहुत ही मिस्टीरियस हिस्सा है, जहां पर 100 से भी ज्यादा विमान और जहाज एक और गायब हो गए, जिनका कोई अता पता नहीं चला। ये एक ऐसा एरिया है जो अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर पोर्टो रिको तक और ऊपर बरमुडा देश तरह का ट्रायंगल का एरिया बन जाता है। यहाँ पर ओवर 5 लाख स्क्वायर मील से भी ज्यादा का एरिया है यहाँ पर ये एले करता है। बरमुडा ट्रायंगल के किस्से 500 सालों से भी ज्यादा पुराने हैं। साल 1942 में
क्रिस्टोफर कोलंबस जब नई दुनिया की खोज करने निकले थे तब उन्हें रिपोर्ट किया जाता है कि वो इस एरिया से गुजर रहे थे, तब उनका कंपास काम करना बंद कर गया और एक रात उन्होंने जब अपने जहाज से बाहर आसमान की तरफ देखा, उन्हें एक बड़ी सी अजीब सी रोशनी दिखाई दी, एक स्ट्रेंज लाइट दिखाई दी जो आग के गोले जैसी दिखाई दे रही थी और वो आग का गोला इन्हें आसमान में दिखा नीचे समुद्र में गिरता हुआ। यहाँ से शुरू होती है मिस्ट्री और आने वाली सदियों में कई नाम दिए गए इस जगह को। द ग्रेवयार्ड ऑफ द अंटार्कटिक, द सी ऑफ डूम, सारगेसो ग्रेवयार्ड, ये ऐसे नाम थे जिसे 18वीं और 19वीं सेंचुरी में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जो बरमूडा ट्रायंगल नाम था, इसे पहली बार एक्चुअली में सिर्फ 1964 में ही इस्तेमाल किया गया। एक मैगजीन थी आरबोसी नाम से, विंसेंट एच गदिस नाम के आदमी ने एक आर्टिकल लिखा 1964 में उस मैगजीन में, जिसका टाइटल था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल, और यह पहली बार था जब बरमूडा ट्रायंगल शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इस आर्टिकल में उन्होंने कई डिसअपेयरेंस जो पिछले कई दशकों में हुई थी इस बरमूडा ट्रायंगल में, उन्हें समराइज किया गया था और उन्हें लिंक करने की कोशिश करी थी और जहां पर ये मिस्ट्री भी बनाने की कोशिश करी थी कि कुछ तो है इस समुद्र के एरिया में जो बहुत ही अजीब है, जिसकी वजह से इतने सारे विमान और जहाज जाकर गायब हो जाते हैं। हालांकि उस आर्टिकल में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन इसी वजह से बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री उस जमाने की सबसे पॉपुलर बन गई थी। इतनी पॉपुलर कि कई किताबें इस पर लिखी गई, कई फिल्में बनाई गई, कंप्यूटर गेम्स बनाए गए और कई गाने भी लिखे गए बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर। कुछ और घटनाओं की बात करें तो एक और भयानक इंसिडेंट हुआ था साल 1980 में। यूएसएस साइक्लोप्स जहाज को लेकर यूएस नेवी का उस समय का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट शिप जो इन्होंने बनाया था अमेरिका के नेवी के लिए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट था, स्पेशली कब जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लेना चालू किया था। ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और कोर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 4 मार्च 1918 को 306 लोग बैठे इस यूएस साइक्लोप में वाशिंगटन के पास से एक शहर है वेस्ट इंडीज बाल्टीमोर। वहां से ये जहाज रवाना हुआ ब्राजील की ओर। लोगों के अलावा इस शिप में 11,000 टन मैंगनीज भी था। यह रास्ता तय करने में करीब 9 दिन का समय लगना था। यह जहाज सही सलामत रवाना हुआ, मौसम साफ था, शिप की तरफ से मैसेज आया जाते वक्त वेदर फेयर आर वेल। लेकिन ये जो मैसेज आया यह आखिरी मैसेज था इस शिप की तरफ से। ये जहाज अपने रास्ते निकला, उसके बाद इसका कोई अता पता नहीं चला। अचानक से ये गायब हो गया। इसने सबको चौंका के रख दिया। यूएस नेवी की वन ऑफ द बिगेस्ट शिप, इतना बड़ा जहाज कैसे अचानक से गायब हो सकता है। अब अगर यह घटना सुनने में आपको मिस्टीरियस लगती है तो इससे भी ज्यादा खौफनाक और डरावनी है एलियन ऑस्टिन की मिस्ट्री। साल 1881 में एक 210 फीट लंबी जहाज एलन ऑस्टिन नाम से लंदन से न्यूयॉर्क जा रही थी। बड़ी आम बात थी उस टाइम पर, बहुत जहाज ये सफर तय किया करते थे, लेकिन रास्ते में एलन ऑस्टिन को एक अनजान जहाज दिखता है, एक अनआइडेंटिफाइड शिप बरमूडा ट्रायंगल के एरिया के पास। बाहर से देखने में अनजान जहाज बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इसके अंदर कोई भी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। कोई क्रू मेंबर ही नहीं था शिप के ऊपर। तो एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने सोचा जरा इस जहाज में जाकर देखता हूँ क्या हुआ है यहाँ पर। पहले इन्होंने 2 दिन तक इंतजार किया उस जहाज के पास अपने जहाज को लगाकर कि अगर कोई हो तो कुछ पता लग जाए, उसका कोई निशान दिख जाए, कोई रिस्पॉन्स आ जाए दूसरे जहाज से, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। 2 दिन तक उसके बाद कैप्टन ने उस अनजान जहाज में कदम रखा। इस नए जहाज के अंदर बहुत सारा सामान रखा था, सारी चीजें वहीं की वहीं रखी थी। उस समय लोगों को चोरों का, लुटेरों का डर लगा रहता था कि कहीं उनके जहाज पर हमला न कर दिया जाए। उन लुटेरों के द्वारा जो सामान छीन कर भाग जाते हैं, ये चीज तो इस जहाज के साथ बिल्कुल नहीं हुई थी, क्योंकि जो भी सारी वैल्यूएबल चीजें इस जहाज के अंदर सही सलामत रखी थी। इसी रीजन से एलन ऑस्टिन के कैप्टन
फैसला लेते हैं कि मैं अपने कुछ क्रू मेंबर को इस जहाज पर भेज देता हूं और दोनों जहाज को हम साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं। पहले 2 दिन तक ये दोनों जहाज साथ साथ आगे आराम से आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर एक तूफान आ जाता है, दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं और गायब हो जाता है वो अनजान जहाज। तूफान खत्म होने के बाद एलन एस्टिन के कैप्टन उस जहाज को ढूंढने की कोशिश करते हैं और दोनों ने अपनी दूरबीन से दिखाई पड़ता है वो जहाज। जब वो उसके करीब पहुंचते हैं तो पता लगता है कि उस जहाज में फिर से कोई इंसान का नामो निशान तक नहीं है। जो कुछ क्रू मेंबर को उन्होंने अपने जहाज से उस जहाज में डाला था, अब वह अचानक से गायब हो चुके हैं। कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ, कुछ नहीं पता, लेकिन जहाज वैसे का वैसा सही सलामत था। कहा जाता है एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने दोबारा से कोशिश करी थी उस अनजान जहाज को अपने साथ लेकर चलने की और नए क्रू मेंबर को भेजकर उस जहाज को चलाने के लिए, लेकिन फिर से 2-3 दिन बाद जब एक नया तूफान आया, सेम कहानी दोबारा से हुई। ये अनजान जहाज अलग हो जाता है और जो नए क्रू मेंबर जाते हैं वो फिर से गायब हो जाते हैं अचानक से। एलन ऑस्टिन का जहाज जब वापस से लौटता है तो इसके ओनर इसकी कहानी को सुनकर इतना घबरा जाते हैं कि इस जहाज को बेच देते हैं एक जर्मन कंपनी को, जो इस जहाज का नाम बदलकर मेटा रख देती है। सही सुना आपने, जो रीनेमिंग मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक के साथ करी मेटा में, इसी तरह इस जहाज का भी रीनेमिंग कर दिया गया। न है ना कितनी दिलचस्प और लेजेंडरी कहानी। लेकिन अफसोस दोस्तों, ये घटना मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ एक कहानी ही है, क्योंकि ये घटना इतनी पुरानी है, इसे ठीक से वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है। और जो कहानियाँ हिस्टोरिकली काफ़ी पॉपुलर होती है, जो पीढ़ियों से चली आ रही होती है, लेकिन सही ढंग से उसे वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं होता, सच जानना पॉसिबल नहीं होता। उन कहानियों को हम कहते हैं लीजेंड या अर्बन लीजेंड। और बहुत से रेशनल थिंकर का मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल भी एक लीजेंड है। लीजेंड ऑफ बरमुडा ट्रायंगल। बरमुडा ट्रायंगल की घटनाओं के पीछे का क्या कारण है, इसको लेकर कई थ्योरीज बताई गई है। कुछ लोग ब्लेम एलियन पर डालते हैं कि एलियन ने आकर इन जहाजों को, इन विमानों को उड़ा लिया होगा, अपने साथ लेकर चले गए होंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस जगह पे समुद्र के नीचे एक बड़ा सा समुद्री राक्षस होता है जिन्होंने गायब कर दिया होगा। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ की समुद्र ही इस तरीके से है कि सारे विमान और जहाज इसके अंदर गिर जाते हैं। ये वाली थ्योरीज तो बहुत अजीबोगरीब है, लेकिन हम उन थ्योरीज पर फोकस करते हैं जो थोड़ी और साइंटिफिकली लगती है सुनने में। एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है मैग्नेटिज्म के आधार पर। असल में बात क्या है दोस्तों, धरती का जो एक्चुअली में नॉर्थ पोल है, वो जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, वो 2 अलग अलग पॉइंट हैं। तो आप कंपास से नॉर्थ की डायरेक्शन में देखते हैं तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है कंपास, लेकिन जो एक एक्चुअली में नॉर्थ पोल है वो थोड़ा सा अलग होता है, जिसे जियोग्राफिक नॉर्थ पोल कहते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हो कि एक्चुअली में जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में कितना डिफरेंट है। तो आमतौर पर जब लोग कंपास का इस्तेमाल करते हैं, जो पुराने टाइम में करते आ रहे हैं, वो इस चीज को अकाउंट में लेते हैं। लेकिन धरती पर ऐसे कुछ एरिया, यहाँ से आप कंपास का इस्तेमाल करोगे तो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एग्जैक्ट सेम जगह पर देखने को मिलेगी। ऐसे जगह जहाँ पर ऐसा होता है उसे कहा जाता है एगोनिक लाइन्स। दूसरी खास बात है इस एरिया के बारे में कि बरमुडा ट्रायंगल के अंदर का जो एरिया है वो बहुत ही सेलो एरिया है। अगर आप इसे सैटेलाइट की नक्शे पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो ये बहामास है, यहाँ पर कैरिबियन आइलैंड है, इसके अलावा ये कितना इस कलर का दिखने लग रहा है। बहुत सारे एरिया में फैला हुआ ये ऐसा समुद्र का एरिया है जहाँ पर पानी गहरा नहीं है ज़्यादा। इसी वजह से कहा जाता है कि पुराने टाइम में कई जहाज जो यहाँ पर आते थे वो अटक जाते थे इस सेलो वाटर की वजह से। तीसरी खास बात, इस एरिया में हरिकेन्स की मात्रा 1 ऑफ द हाईएस्ट है। दुनिया में आप देखोगे कि दुनिया में कौन से देश में सबसे ज़्यादा हरिकेन्स देखने को मिलते हैं, तो चीन नंबर 1 पर आता है, लेकिन उसके बाद नंबर 2 पर यूएसए है, फिर क्यूबा है।
क्यूबा इसी एरिया में एलाय करता है और यूएसए में सबसे ज़्यादा हरिकेन कौन सी स्टेट में आती है, तो फ्लोरिडा में आती है, जो इसी एरिया में। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है। लोग एक्चुअली में जितने भी एक्सपीरियंस हुए हैं बर्मुडा ट्रायंगल को लेकर, कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है। बस ये सिर्फ एक साइंटिफिक चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है, होती है, लेकिन एक्चुअली में ये किसकी वजह से ये सभी जहाज गायब हुई हैं, इसका कोई प्रूफ अभी तक मौजूद नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा।